नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद सीके में। चलिए आगे बढ़ते हैं महाराणा भूपाल सिंह जी की तरफ। महाराजाधिराज महाराणा भूपाल सिंह जी, हिंदुजा सूरज, ये मेवाड़ के अधिपति बनते हैं 1930 में अपने पिता फतेह सिंह जी की मृत्यु के बाद। इनका जन्म होता है शिवरती की हवेली में। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फतेह सिंह जी शिवरती जो परिवार था उससे बिलोंग कर रहे थे। महाराणा संग्राम सिंह जी के टाइम पीरियड में उनके पुत्रों में जिस तरह से जागीरों को बांटी गई थी, उसी में से एक थी शिवरती, तो उससे बिलोंग करते थे महाराणा फतेह सिंह जी। और महाराणा भूपाल सिंह जी उन्हीं के पुत्र हैं। जन्म इनका शिवरती की हवेली में ही होता है। बाल्यावस्था से इनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। बचपन में ही इनको रीढ़ की तकलीफ़ हो जाती है, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में मैंने आपसे किया भी था। इसी वजह से इनको लाइफ टाइम एक पैर की तकलीफ़ रहती है। ये इनिशियल जानकारी इनके बारे में। काफ़ी जानकारी हम लोग कल ले चुके हैं कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। इनकी बहन की शादी जोधपुर में हुई थी और शादी के समय क्योंकि पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। और जो जलसा हुआ था बहन की शादी के टाइम पीरियड में, तब अपने पिता के कहने पर ये वहाँ पर गए भी थे क्योंकि पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग वायसराय जो थे वो 1912 में उदयपुर भी आए थे। ये भी जिक्र हमारा कल हुआ है। इस भोज में भी महाराज कुमार भूपाल सिंह जी, इन्होंने ही उस भोज को दिया था। उसके बाद ये अपने पिता के साथ ओंकारनाथ भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे। ये सारी जानकारी छोटी मोटी हमने कल देखी है पिछले वीडियो में। विश्व युद्ध में जिस तरह से इन्होंने सरकार को सहायता दी, उससे सरकार ने खुश होकर इनको KCIE की उपाधि दी थी। और उसके अलावा जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल हो रहा था, यानी कि नरेंद्र मंडल का मतलब है राजाओं का एक मंडल बन रहा था, तो उस वक्त इनको वहाँ बुलाया गया और इनकी कुर्सी जो थी वायसराय के पास ही लगाई गई। काफ़ी अहमियत देते थे। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, ब्रिटिशर्स मेवाड़ के महाराणाओं को बहुत अहमियत देते थे। इनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी इनकी तरफ से। और अदरवाइज़ बाहर जब ये जाते थे राजपुताने से, तो ब्रिटिशर्स इनको 19 तोपों की सलामी देते थे। ये एक सिस्टम था और काफ़ी इनको फुटेज मिलता था ब्रिटिश टाइम पीरियड में। भले फतेह सिंह जी के टाइम पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फतेह सिंह जी अपने नियमों के काफ़ी पक्के थे, धर्म पे बड़ा अडिग थे। इस वजह से इन्होंने कुछ फरमान जो थे नहीं माने थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है इस घराने को, हमेशा से ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने महाराणा भूपाल सिंह जी ने नोबेल स्कूल की स्थापना भी की है उन लड़कों के लिए जो अपना खर्चा स्वयं नहीं कर सकते, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए इन्होंने नोबेल स्कूल की स्थापना की है, जो आज भी हम देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने फादर की याद में 2 लाख रुपए खर्च कर सराय भी बनाई है। ब्राह्मणों के लिए इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाई है, बोर्डिंग कायम किया है और सिंहासन पर बैठने की खुशी में 15 लाख की जागीरदारों की बकायत भी माफ़ की है। इसके अलावा किसानों की छोटी मोटी लागतें माफ़ करना, ये सारे काम किए हैं। काफ़ी ये भी दानवीर रहे हैं अपने पिता फतेह सिंह जी की तरह। इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है। देखा जाए तो मेवाड़ के सभी महाराणा शूरवीर, महावीर, दानवीर, ये सारी उपाधियाँ उन्हें दी जा सकती हैं, क्योंकि मेवाड़ के सभी महाराणा जितने शूरवीर थे उतने ही दानवीर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कृषि स्कूल भी खोले हैं और इन्होंने पंडित सुखदेव को, सर सुखदेव प्रसाद को अपना जो है प्रबंध में नियुक्त किया है इन्होंने, राज्य का प्रबंध संभालने के लिए। और काफ़ी सुधार भी इन्होंने किया है। कैप्टन फील्ड को बुलाकर इन्होंने फ़ौज में भी सुधार किया है और पुलिस भी कायम की है इन्होंने मेवाड़ में। उमरावों को जुडिशियल पावर भी दिया है इन्होंने। इस तरह से इन्होंने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो महाराणा भूपाल सिंह जी ने काफ़ी मेवाड़ में सुधार किए हैं। वक्त के हिसाब से जो जो डिमांड रही है, महाराणा भूपाल सिंह जी ने वो सारी डिमांड पूरी की है। इन्हीं के सुप्रबंध से खुश होकर गद्दी पर बैठने के 6 महीने बाद ही सरकार इन्हें
GCSI का खिताब दे देती है। और इसके अलावा जो भूमठ का प्रबंध था, जो तकरीबन 100 वर्षों से गवर्नमेंट के अधीन था, तो वो भी महाराणा को सपुर्द कर दिया जाता है। यानी कि अब भूमठ का जो प्रबंध है वो कौन करेंगे? महाराणा स्वयं करेंगे। ब्रिटिशर्स के अंडर में अब भूमठ का प्रबंध नहीं रहता है, यानी कि ब्रिटिशर्स इनके काम को लेके काफ़ी खुश होते हैं। इसके अलावा ये हॉस्पिटल भी बनवाते हैं वेलिंगटन करके, और नरेंद्र मंडल में भी इनका काफ़ी जो है योगदान रहता है। एज ए हेड वो काफ़ी अच्छे टाइम तक वर्क करते हैं। इसके अलावा उदयपुर का जो मेयो कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने 1 लाख फंड भी दिया है, और अगले ही वर्ष ये वहाँ पे प्रेसिडेंट भी मुकर्रर हुए हैं। कहाँ? मेयो कॉलेज में, जो आज भी अजमेर में है। पिता के ही समान इनको भी तामीरात का काफ़ी शौक़ था। चित्तौड़ स्टेशन पर इन्होंने नया भोपाल महल वो बनवाया था। उदयपुर के महलों में सुधार करवाया। बागौर की हवेली में गेस्ट हाउस भी बनवाया। अंग्रेजी मेहमानों के लिए आनंद भवन बनवाया। तालाब में जगनिवास जग मंदिरों का जीर्णोद्वार भी करवाया। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसके बुर्ज को भी जीर्णोद्वार करवाया है, उसमें भी सुधार कराया है। कीर्ति स्तंभ की मरम्मत कराई है। इस तरह से इन्होंने काफ़ी काम करवाया है। इनका पहला विवाह जो हुआ था वो हुआ था आऊआ ठाकुर साहब प्रताप सिंह जी की पुत्री से, और थोड़े ही टाइम बाद उनका देहांत हो जाता है। तब इनकी दूसरी शादी होती है जयपुर में अचरोल के ठाकुर केसरी सिंह जी की पुत्री से। तीसरी शादी इनकी मारवाड़ में होती है शिवनाथ सिंह जी की पुत्री से। इनके राज्यकाल में उदयपुर की बहुत ही उन्नति हुई है। और फतेह सागर के पास फतेहपुरा भी इन्होंने आबाद करवाया है, मतलब एक गांव बसाया एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा इन्होंने भीलवाड़े में भोपालगंज गांव भी बसाया है, उसे भी आबाद करवाया। ये दोनों गांव इनके काफ़ी मतलब दिल से जुड़े हुए गांव थे। आज के डेट में तो फतेहपुरा बिल्कुल उदयपुर के अंदर ही आ गया है, लेकिन उस वक्त अलग से बसाया हुआ था फतेहपुरा, जो आज की डेट में उदयपुर का एक पार्ट हो गया है। और भोपालगंज जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ये कहाँ पर है? आपका भीलवाड़े में है। नाथद्वारा के गोस्वामी गोवर्धन लाल के पुत्र बाबा दामोदर लाल के विवाह को लेकर कुछ पंगे हुए थे, जो नाथद्वारा में सब उनके अगेंस्ट हो गए थे। तब इन्होंने इस दामोदर लाल को नाथद्वारा और उदयपुर से एक तरह से ताड़ीपार कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, और बिना इजाज़त के दामोदर लाल नाथद्वारा में और उदयपुर में कदम नहीं रख सकता था। तो उसके साथ इनका विवाद हुआ था इस तरह से। इन्होंने महाराणा प्रताप और अपने पिता की ख्याति को बरकरार रखने के लिए, उनकी जो विख्याता थी उनको बरकरार रखने के लिए इन्होंने अपनी कोशिश करते हुए चांदी पत्थर और ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी बनवाई और शिव निवास और विक्टोरिया हॉल में रखवाई। ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने करवाया है। इसके अलावा चित्तौड़ फतेह प्रकाश महल, उदयपुर में नई सराय फतेह सिंह मेमोरियल का रखना भी इन्होंने किया है, यानी कि बनवाए हैं। और सैलियों की बाड़ी में तथा नई सराय में दोनों तरफ इन्होंने अपना काम भी करवाया है। नेपाल के वजीर महाराजा शमशेर जंग बहादुर जी के पोते मोदगंज जो यहाँ रह रहे थे, उनको यहाँ से नेपाल बुलाया है, यानी कि नेपाल से भी इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक तरह से इन्होंने इन संबंधों को बढ़ाने का काम किया है नेपाल की तरफ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वहाँ गोहिल वंश की एक नींव पहले ही डाली जा चुकी है कुंभकर्ण जी के द्वारा। उसके अलावा इन्हीं के टाइम पीरियड में हम सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण होना प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का एकीकरण होने में तकरीबन 8 साल 7 महीने और 14 दिन लग गए थे। इस पूरे टाइम पीरियड का जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण में उदयपुर शामिल हुआ था, और ये तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948। ये थर्ड स्टेप था जिसमें उदयपुर शामिल हुआ था। सबसे पहले स्टेप में सिर्फ मत्स्य संघ था, उसके बाद पूर्व के यानी कि इस साइड के कुछ और स्टेट शामिल हुए थे, और थर्ड स्टेप में उदयपुर भी उसमें शामिल हो गया था। उसके अलावा एक ठिकाना भी शामिल हुआ था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ फ्रेंड्स, तब राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था आपका निमराना, एक था लावा और एक था कुशलगढ़। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना है और लावा सबसे छोटा ठिकाना है। रियासतों की दृष्टि से देखी जाए तो सबसे बड़ी रियासत नो डाउट कि मेवाड़ है, सबसे पुरानी भी है, और सबसे बड़ी रियासत भी कौन सी थी? मेवाड़ी थी। तो इस टाइम उदयपुर शामिल हो रहा है थर्ड चरण में, किसमें?
राजस्थान के एकीकरण में, यानी कि एक तरह से राजपूताना में। अभी राजस्थान नाम नहीं है, अभी राजपूताना ही नाम चल रहा है, वो आगे जाके राजस्थान में चेंज होगा। और जब ये इस संघ में शामिल हुए, पूर्व संघ और पूर्व मत्स्य संघ जो एक तरह से बन गया है वो, उसमें जब शामिल हुए तो इन्हें बनाया गया राज प्रमुख। महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया क्या, राज प्रमुख। कब, तीसरे चरण में। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। उसके बाद फोर्थ चरण जो था वो था आपका 30 मार्च को 1949, 30 मार्च 1949। इस वक्त महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया महाराज प्रमुख। देखिए, थर्ड चरण में इनको बनाया गया राज प्रमुख और फोर्थ चरण में इनको बनाया गया है महाराज प्रमुख, जिसमें जोधपुर, जयपुर, अन्य रियासतें भी शामिल हो गई है, यानी कि वृहद राजस्थान बन गया है, बड़ा राजस्थान, ग्रेट राजस्थान जो है। ऑलमोस्ट राजस्थान के एकीकरण का काम एक तरह से देखा जाए तो उस स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें और रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे कह दो अजमेर मेरवाड़ा, वो भी होता है। अजमेर मेरवाड़ा और उसके अलावा जो सिरोही का देलवाड़ा वाला एरिया है, माउंट आबू और देलवाड़ा, ये एरिया 1956 में राजस्थान में शामिल होते हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान आपका बन चुका होता है। तो पूरे 8 साल के इस स्टेप में 2 चरणों में स्पेशली महाराणा भूपाल सिंह जी का पूरा योगदान था, जिसमें एक तो थर्ड चरण जिसमें उन्हें राज प्रमुख बनाया गया और फोर्थ चरण जिसमें उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। इस टाइम में माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे राजस्थान के प्रधानमंत्री। प्लीज़ वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान का एकीकरण हो रहा है और वो क्या है, राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वक्त उद्घाटन किया है इस जो संघ बना है उसका। तो ये थे महाराणा भूपाल सिंह जी। इनका टाइम पीरियड रहा था कब तक, 1955 तक। इसके बाद इनके बाद महाराज प्रमुख, महाराजा कौन बनते हैं, राजस्थान के मेवाड़ रियासत के महाराणा कौन बनते हैं, इनके सुपुत्र भगवंत सिंह जी। और अगर आपको पता हो तो 1971 में, हालांकि 47 में ही एक तरह से उपाधियों वाला जो सिस्टम था, महाराजा की उपाधि वाला, हमें पता है देश की आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो महाराजा की उपाधि वाला कंसेप्ट उस वक्त ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी उपाधियाँ नहीं रहेगी, उसके बाद जो उपाधियाँ होंगी वो अर्जित उपाधियाँ होंगी, जैसे हम अपनी एजुकेशन से हासिल करते हैं वो उपाधियाँ यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ इस तरह की उपाधियाँ, अब महाराजा महारानी वाली उपाधियाँ यूज़ नहीं होगी। ये 1947 में ही आपका डिसाइड हो गया था। उसके बाद 1971 में एक अमेंडमेंट हुआ था और उस 1971 का जो अमेंडमेंट था उसमें राज परिवारों के जितने भी विशेषाधिकार थे वो सारे अधिकार क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। इस देश को बनाने में राजघरानों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कितनी ही फिल्मों वाले या आजकल के बच्चे कितना ही कहते कि राजाओं के राज क्या थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन यही राजा थे जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया है। इन्होंने अपनी उपाधियाँ छोड़ी है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है देश को बनाने में। एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में राजाओं का सबसे बड़ा योगदान है। अपनी रियासतें छोड़ी है एक तरह से इन्होंने देखा जाए तो। ये आजकल के बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जो हर समय राजा महाराजाओं के टाइम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं था। साथियों, मेरी जो गोहिल वंश को लेकर जानकारी थी वो यहीं तक थी। अगर अब इसके बाद आपको पता है कि जो भी जानकारी है महाराणा भगवंत सिंह जी के बारे में या उनके सुपुत्रों के बारे में, महाराणा मेवाड़ जो महेंद्र सिंह जी हैं और अरविंद सिंह जी हैं, इसके बारे में विकिपीडिया पे सारी जानकारी उपलब्ध है और वो जानकारी आप सब ले भी चुके हैं। इन्हीं दिनों एक केस सॉल्व हुआ है जिस काफ़ी सुर्खियों में रहा, तब भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। तो मेरी ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मुझे और कोई अच्छी जानकारी मिलती है तो डेफ़िनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और मैं भी चाहूँगी कि मुझे भी कोई जानकारी आप सबके थ्रू मिले। थैंक यू। आपका साथ बहुत अच्छा रहा। इसी साथ की वजह से मैं इतने सारे वीडियोस बना पाई हूँ। आप सबने मुझे वक्त दिया, मेरी जानकारी को सराहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू साथियों। जय एकलिंग, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।